Unacademy. तो लाइक सर सेड आपके 3 स्टेजेस हैं और आपका जुडिशरी जर्नी में एम क्या है कि मैं टाइम अच्छे से मैनेज करूं और इफिशिएंटली अपनी प्रिपरेशन करूं। तो अब आपके मन में ही होगा कि क्या मैं सेपरेट नोट्स बनाऊं तीनों स्टेजेस के लिए या एक ऐसा नोट बनाऊं जो तीनों स्टेजेस के लिए काम आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर योरसेल्फ कि एक सेट ऑफ नोट्स बनाएंगे जो आपको तीनों स्टेजेस के लिए काम होगा, दैट वुड बी बेटर। अगेन प्रीलिम्स का रिजल्ट वेट करना फिर मेंस की तैयारी करना इज नॉट फीजिबल क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा एंड तीनों की प्रेपरेशन कॉमन होती है बट तीनों के लिए स्ट्रैटेजीज अलग हो जाती है। जैसे प्रीलिम्स के पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करेंगे, मेंस के पहले आप आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, डेप्थ में जाएंगे और इंटरव्यू में तो देखिए कोई सिलेबस होता ही नहीं है। इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू एनीथिंग बट उसके लिए भी आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी कि आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ऐसी कोई सेपरेट आपकी प्रेपरेशन नहीं होती है, आपको सब साइमल्टेनियसली करना होता है। बस जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है द वन दैट यू अडॉप्ट राइट बिफोर द एग्जाम वो चेंज हो जाती है, लेकिन आपके सारे वो जो नोट्स हैं वो तीनों स्टेजेस के लिए बनते हैं। बट अवनी जी प्रॉब्लम वहां पे आती है कि प्रीलिम्स आता है एमसीक्यू वाला, मेंस आता है सब्जेक्टिव वाला, इसको आपने कैसे मैनेज किया फिर? देखिए जो मैंने सबसे पहले तो आपके जो नोट्स हैं वो बहुत की है, नोट्स को एकदम कंसाइज प्रिसाइज और शॉर्ट में रखिए क्योंकि प्रीलिम्स से पहले आपको एकदम क्विकली रेफर करना होता है तो वो काम होता है, लेकिन फिर आपके नोट्स इन डेप्थ भी होने जरूरत है। इट्स अ हाइब्रिड ऑफ द टू थिंग्स, आपको प्रीलिम्स मेंस का दोनों उसमें टैकल होना होता है। प्रीलिम्स के लिए ऑब्वियसली द बेस्ट वे टू डू इट इज दैट यू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू पॉसिबली कैन। मतलब आई हैव दिस वो सिंगल्स की बहुत मोटी बुक आती है, वो मैंने पूरी सॉल्व करके रखी हुई थी प्रीलिम्स के पहले। सो जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और दूसरे स्टेट जुडिशरी के भी पेपर्स से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। मेंस के लिए तो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग इज दी ओनली वे टू गो, आपको लिख लिख के वो प्रैक्टिस आएगी, उससे स्पीड भी बनेगी, उससे हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी, उससे टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा। तो वही मैंने कहा स्ट्रैटेजीज अदर हो जाती है पर जो आप नोट्स बनाते हो वो आपके गोल्डन रूल है, वो नोट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। पीछे से कैंडिडेट का सवाल आ रहा है जो आप लोगों तक नहीं पहुंचा, मेरे कानों तक पहुंचा है। वो कह रहे हैं मैम आप कह रहे हो कि नोट्स बनाए, आपने भी नोट्स बनाए होंगे? यस सर। वो नोट्स कहाँ है? नोट्स घर पे पड़े हुए। सही सवाल है, चाहिए कि नहीं चाहिए? वो नोट्स तो मेरे घर पे पड़े हैं बट हाँ एक वो मैंने प्रॉपर एक पूरी फाइल बनाई थी तो वो फाइल मेरी ऐसी कैसी फाइल प्लस नोटबुक्स ऐसी बनी हुई रखी हुई है घर पे अभी भी ऐसी। अरे भाई घर से पिक करने के लिए किसको भेजूं? थैंक यू सो मच अवनी जी। बट डेफिनेटली कहीं के जो होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये ऐसा सेगमेंट है जो कहीं कहीं कनेक्टेड सेम चीजें रहता है और हमें अपना प्रिपरेशन उस एंगल से ही करना है। मेंस में हमको हार्डली जितना टाइम, बहुत कम टाइम मिलता है। आपको मैक्सिमम 2.5 to 3 मंथ्स मिलता है एमपी में, अगर पोस्टपोन हो जाए जो वो आपकी किस्मत है। अगर पोस्टपोन एग्जैक्टली तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का ओरिएंटेशन हमको फर्स्ट डे से साथ साथ में चलना चाहिए। अच्छा एक से मैं एक सवाल और एड ऑन करता हूँ, अगले महीने एग्जाम की डेट है प्रीलिम्स की, क्या तब भी ये मेथड फॉलो करूं? नहीं, तब लाइक आई सेड एग्जाम के पहले आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। तो वैसे तो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स के पहले यू वुड फोकस मोर ऑन सॉल्विंग एज मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज यू पॉसिबली कैन और फिर अपना स्कोर एनालाइज करते जाइए कि कहाँ आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, उस पे वर्क। मतलब एग्जाम की डेट यानी 1 महीने पहले या 1.5-2 महीने पहले हमें थोड़ा अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। हाँ। फिर प्रीलिम्स का है तो उसको प्योर एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स, हाँ, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हैं या वो जो नेगेटिव वाले क्वेश्चंस आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिस सेक्शन, उसमें मैं अक्सर अटकती थी और मैं गलत करके आती थी। तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया और जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको फिर वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना इजी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अच्छा नहीं इसको वो नॉट वाला ध्यान से पढ़ने की जरूरत है हमें। ये बात तो सही है भाई, जब आपके सामने 4 प्रपोजल रखे जाए, सुनना अच्छे से, 4 प्रपोजल रखे गए, इनमें से कौन सा आपका है तब तो फिर भी शायद चूज कर लें, इनमें से कौन सा तुम्हारा नहीं है तो मामला वहां पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और ऐसी चीजों के लिए हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही रहेगा। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच। अश्मिता जी एक बात यह है कि प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब अलग अलग ऑथर्स की बुक्स को पढ़ें या नहीं पढ़ें। टू द पॉइंट बात करूं तो क्या प्रिपरेशन के दौरान हमें अलग अलग ऑथर्स की सारी बुक्स को रेफर करना चाहिए
या कोई एक सोर्स पकड़ ले और एक सोर्स पे कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़े? आपको क्या लगता है, आपका स्ट्रेटजी इस बारे में क्या रहा था? सर सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा करने और कलेक्ट करने में लग जाते हैं। इधर से भी मैं इकट्ठा कर लूँ, वो कोचिंग, ये फोटोकॉपी, वो फोटोकॉपी। तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा एग्जाम के जस्ट पहले आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या छोड़ूं और मैं क्या पढूं। वो एक बर्डन हो जाता है। तो प्लीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल में मत उलझाइए। कोई भी एक सोर्स, एक सब्जेक्ट का एक सोर्स पकड़िए, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। और मतलब आपका ये डायलॉग सुन के मुझे उस मूवी की याद आ गई। वो अक्षय कुमार का कौन सा मूवी था जिसमें कहता है चांदी चौक टू चाइना ना, उसमें उसने डायलॉग बोला था, जैकी चैन का था आई थिंक वो डायलॉग, कि मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से डर नहीं लगता जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से डर लगता है जिसकी तुमने 1000 बार। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हो कि एक सोर्स पकड़ लो, एक मटेरियल ले लो और फिर उस मटेरियल को अपना 100% दे दो। बट प्रॉब्लम ये है कि वो एक सोर्स क्या है? सर सबसे बेसिक सोर्स जो हमें पकड़ना है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, प्रोविजंस आपके फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए और इतने याद होने चाहिए कि आप उसे लिख पाओ। लिख लिख के जैसे मैं याद करती थी डायरेक्ट के प्रोविजंस। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट के बाहर से पढ़ने पड़ते हैं। तो वो टॉपिक कैसे पता चलेंगे? वो टॉपिक्स हमें पता चलते हैं जब हम लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को बार बार पढ़कर बार बार एनालाइज करते हैं। और एक लिस्ट बना ली थी मैंने कि ये टॉपिक मुझे डायरेक्ट के अलावा पढ़ने पड़ेंगे किसी बुक या सोर्स से। तो सर जब मैं LLB कर रही थी तो मेरे पास मेजर टेक्स्ट की एक बुक मैंने उस टाइम खरीदी थी। तो मैंने वही बेसिक बुक्स जो LLB के टाइम थी उसमें से टिक मार्क करके पूरी बुक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ा था जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर हमारा सब्सटेंटिव लॉ आता है वहां पर थोड़ा सा हम गहराई में चले जाए? जैसे मान लो IPC का फॉर्जरी पूछ लिया, अब फॉर्जरी तो कई तरीके की हो सकती है, तो बेरेक सारी तरीके की फॉर्जरी के बारे में तो बात करता नहीं, तो सब्सटेंटिव लॉ के लिए हम थोड़ा सा ऑथर की बुक को रेफर कर लें। लेकिन जहां पर बात प्रोसीजर लॉ का आता है तो प्रोसीजर लॉ कहेंगे थोड़ा सा अपने प्रोसीजर में टू द पॉइंट है, तो वहां पर सिर्फ बेरेक से चले तो भी काम चल सकता है। यस सर बिल्कुल। फॉर प्रोसीजर लॉज डायरेक्ट इज मोर देन इनफ। उसी को अच्छे से रटो, अच्छे से गो थ्रू करो, प्रोविजंस टिप पे ले आओ अपने फिंगर टिप्स पे। दैट इज हाँ An Academy. Let's crack it.